दोस्तों एक बात बताओ, अगर आप अपनी ज़मीन, मकान, प्लॉट या दुकान बेचने वाले हो तो पैसा कैसे लोगे? ये सोचा है कभी? नहीं सोचा ना। यही सबसे बड़ी गलती है जो ज़्यादातर लोग करते हैं। ज़मीन बेच देते हैं, रजिस्ट्री भी करवा देते हैं और उसके बाद पैसे को लेकर फंस जाते हैं। किसी का चेक बाउंस हो जाता है तो किसी का आधा पैसा कभी आता ही नहीं है। और जब तक समझ में आता है तब तक भैया बहुत देर हो चुकी होती है। ना ज़मीन बचती है, ना पूरा पैसा मिलता है। तो आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा कि प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसा कैसे और किस तरीके से लेना है। कितना कैश ले, कितना बैंक में ले, चेक ले या ना ले, बैंक लोन का पैसा कैसे मिलेगा, रजिस्ट्री पहले करवाए या पेमेंट पहले ले। ये सारे सवाल अगर आपने पहले से नहीं सुलझाए तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो पूरी वीडियो देखेंगे, शुरू से लेकर सारी चीज़ें समझाऊंगा। वीडियो पूरी देखनी है क्योंकि बीच बीच में मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो शायद अगर आपने मिस कर दिए तो नुकसान उठाना पड़ सकता है भैया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब भी तुम कोई ज़मीन, मकान, फ्लैट या दुकान बेचने की सोचो तो सबसे पहले दो चीज़ें पता कर लो। पहली, बाजार में उसकी असली कीमत क्या चल रही है, यानी मार्केट वैल्यू। और जो दूसरी चीज़ पता करनी है आपको, सरकार ने उस इलाके के लिए जो रेट तय किए हैं उसे डीएलसी वैल्यू कहते हैं। ठीक है। अब ये दोनों कीमतें अक्सर एक जैसी नहीं होती, इनमें फ़र्क होता है और यही फ़र्क आगे चलकर बहुत मायने रखता है। इसलिए इसे शुरू में ही समझ लेना ज़रूरी है। अब देखो, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब मान लो तुम्हें खरीदार मिल गया कोई और दोनों पार्टी में रेट भी तय हो गया। तो अब सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम है एक कागज़ बनवाना जिसमें सेल एग्रीमेंट कहते हैं हम। मैं तुमसे देखो साफ कहना चाहता हूँ, इस कागज़ के बिना भूल कर भी डील फाइनल मत करना। क्यों ज़रूरी है देखो, क्योंकि आगे चलकर कोई विवाद होता है, पैसा अटकता है या कोई पार्टी मुकर जाती है तो यही एक कागज़ तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। इस एग्रीमेंट में देखो क्या क्या लिखना है ये भी समझ लो। ज़मीन या मकान कहाँ है, कितनी बड़ी है, प्लॉट नंबर क्या है, कितना पैसा एडवांस में मिला, बाकी पैसा किस तारीख को और किस तरीके से मिलेगा, और रजिस्ट्री कब होगी। ये सब बातें लिखित में आ जाती है। तो कोई भी तुम्हारे साथ अगर आप ही लिख लेते हो तो कोई मनमानी नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं एडवांस पैसे की, यानी सौदा फाइनल होते ही खरीदार जो पहला पैसा देता है। यहीं पर लोग जो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि पूरा एडवांस कैश में ले लेते हैं। मैं तुम्हें साफ बता दूं, 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश कभी भी मत लेना। ये सिर्फ मेरी सलाह नहीं है बल्कि नियम के हिसाब से इतनी बड़ी रकम कैश में लेना खुद तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। इसकी जगह पैसा बैंक के जरिए लो, जैसे पे ऑर्डर पे लो, आरटीजीएस पे लो या डिमांड ड्राफ्ट पे लो। और इसे उस सेल एग्रीमेंट में भी साफ साफ लिखवा देना जो मैंने अभी आपको बताया था जो बनवाओगे। ठीक है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, ये वाली बात सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करती है, इसलिए इसे अच्छे से समझना जरूरी है। देखो, अगर खरीदार बैंक से लोन लेकर तुम्हें पैसे दे रहा है तो प्रोसेस फिर थोड़ा अलग होता है। बैंक जो सेल एग्रीमेंट मांगता है वो मार्केट वैल्यू पर नहीं बनता बल्कि डीएलसी वैल्यू पर बनता है। जैसे मान लो तुम्हारी ज़मीन की मार्केट वैल्यू 60 लाख रुपए है लेकिन डीएलसी वैल्यू सिर्फ 45 लाख है, तो बैंक के लिए जो कागज़ बनेगा वो सिर्फ 45 लाख का होगा। अगर दोनों कीमतों में बड़ा फ़र्क है तो एक तरीका है, दो एग्रीमेंट बनवा लो, एक असली सौदे के हिसाब से पूरी कीमत का और दूसरा सिर्फ बैंक के लिए डीएलसी वैल्यू का, यानी दो कागज़ बनवा लो। इससे बैंक वाला कागज़ भी बैंक के रिकॉर्ड में रहेगा और पूरी कीमत वाला कागज़ आगे किसी भी विवाद की सूरत में तुम्हारे काम आएगा। अब एक उदाहरण से समझो तब समझ में आएगा। मान लो तुम्हारी ज़मीन 60 लाख रुपए में बिक रही है। खरीदार ने पहले तुम्हें 5 लाख रुपए एडवांस के तौर पर तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए। अब बाकी बचे 55 लाख रुपए। डीएलसी वैल्यू है 45 लाख, तो सेल एग्रीमेंट भी 45 लाख का ही बनेगा और ख़रीदार इस कागज़ के आधार पर बैंक से लोन के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन एक बात और समझनी है यहाँ पर, बैंक पूरी वैल्यू का लोन नहीं देता, सिर्फ 85 से 90% तक ही देता है। मान लो बैंक ने 40 लाख लोन मंजूर किया तो बाकी बचे 5 लाख खरीदार अपनी जेब से मिलाएगा और पूरे 45 लाख बैंक के जरिए पे ऑर्डर या आरटीजीएस से तुम्हें मिल जाएंगे और बाकी बचा हुआ ऊपर का पैसा किसी और तरीके से तुम्हें मिलेगा। तो कुल मिलाकर तुम्हारे 55 लाख में से 45 लाख बैंक के रास्ते से आएगा और बाकी अलग से आएगा। बस एक बात हमेशा याद रखना है, जो पैसा डीएलसी वैल्यू के बराबर है तो हमेशा अपने बैंक अकाउंट में ही लो,
कभी भी उसे कैश में मत लेना। अब मैं आपको वो बात बताता हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं, यानी चेक से पैसा लेने में। मैं देखो तुम्हें साफ बता दूँ, जितना हो सके चेक से पेमेंट लेने से बचो। क्यों बचना है देखो, क्योंकि चेक कभी भी किसी छोटी सी तकनीक की गड़बड़ी, गलत साइन या बैंक की गलती की वजह से बाउंस हो सकता है। और अगर तुमने रजिस्ट्री पहले से करवा दी उसकी और चेक बाद में बाउंस हो गया तो सोचो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि पैसा ना मिलने पर रजिस्ट्री अपने आप कैंसिल हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए तुम्हें खुद कानूनी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सबूत जुटाने पड़ते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और ये सब बहुत लंबा और थकाने वाला काम होता है। तो इससे बचने का एक बहुत आसान तरीका है, और यही वो बात है जो मैंने शुरू में बताने का वादा किया था। अगर तुमने चेक से पैसा लिया भी है तो जब तक वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में पूरी तरह से क्लियर होकर नहीं आ जाता, तब तक ज़मीन या मकान का कब्जा खरीदार को मत दो। ठीक है, बस यही एक छोटी सावधानी है जो तुम्हें बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। जब तक कब्जा तुम्हारे पास है तब तक तुम मजबूत पोजीशन में हो, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे सेफ तरीका क्या है फिर? देखो, आरटीजीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग, पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट, इनमें से जो भी तरीका तुम्हें सही लगे इस्तेमाल करो, लेकिन पूरा पैसा अपने अकाउंट में आने के बाद ही रजिस्ट्री का आखिरी दस्तखत करना है। खरीदार चाहे कितनी भी जल्दबाजी दिखाए, तुम्हें बिल्कुल जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला ही सबसे ज़्यादा नुकसान करवाता है। अब एक और बात बताता हूँ जो शायद तुमने कभी सोची भी ना हो। संपत्ति बेचने पर टैक्स भी लगता है, और इसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। मतलब अगर तुम्हें फ़ायदा हुआ है तो उस फायदे पर सरकार को टैक्स भी देना पड़ेगा। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुमने 10 साल पहले कोई ज़मीन 10 लाख में खरीदी थी और आज उसे 75 लाख में बेच रहे हो। ऊपरी तौर पर लगेगा कि 65 लाख का फ़ायदा हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग इसका हिसाब सीधे तरीके से नहीं करता, बल्कि डीएलसी वैल्यू के आधार पर करता है। यानी जिस कीमत पर तुमने खरीदते वक्त रजिस्ट्री करवाई थी और जिस कीमत पर आज बेचते वक्त रजिस्ट्री करवा रहे हो, इन दोनों डीएलसी वैल्यू के बीच का फ़र्क ही टैक्स के दायरे में आता है। अब सवाल यह है कि इस टैक्स से हम बच कैसे सकते हैं। देखो, इसका बहुत आसान और जाना पहचाना तरीका है, री इन्वेस्टमेंट कर दो। अगर तुम बेचने से मिला पैसा 1 साल के अंदर किसी और प्रॉपर्टी में दोबारा लगा देते हो तो उस फायदे पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर वही पैसा तुम शादी ब्याह में खर्च कर रहे हो या किसी और निजी काम में लगा रहे हो तो फिर टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये सिर्फ आसान भाषा में समझाई गई बेसिक जानकारी है। ठीक है, तुम्हारे केस में जो भी सही तरीका हो उसके लिए किसी अच्छे सीए से ज़रूर बात कर लेना। एक आखिरी बात समझ लो, कई बार खरीदार तुमसे कहेगा कि डीएलसी वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पर रजिस्ट्री करवा दो ताकि उसकी स्टाम्प ड्यूटी कम लगे, लेकिन इसमें ज़रा सोच समझ कर फैसला लेना। अगर तुम्हें वो पैसा किसी और प्रॉपर्टी में दोबारा लगाना है और वो प्रॉपर्टी तुमने पहले से देख रखी है, तभी डीएलसी वैल्यू से ऊपर की रजिस्ट्री करवाना ठीक रहता है, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट में एडजस्टमेंट हो जाता है। लेकिन अगर वो पैसा तुम्हें किसी निजी ज़रूरत में लेना है तो ऐसा करना टैक्स का बोझ बढ़ा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरी बात एक बार शॉर्ट में और समझा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। पहली बात यह है कि सेल एग्रीमेंट जरूर बनवाओ जिसके बिना डील मत करना। दूसरी चीज़ है 20,000 से ज़्यादा कैश कभी भी मत लेना। तीसरी चीज़ क्या करनी है आपको, बैंक लोन का पैसा हमेशा डीएलसी वैल्यू के हिसाब से लेना है। चौथी चीज़ है चेक से पैसा लेने से जितना हो सके बचना है। और पांचवी चीज़, जब तक पूरा पैसा तुम्हारे अकाउंट में ना आ जाए तब तक कब्जा किसी को मत देना। बस ये 5 बातें तो अगर तुमने याद रख ली तो तुम्हारी मेहनत की कमाई कभी भी किसी धोखाधड़ी का शिकार नहीं बनेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज तुम्हें प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसा लेने का पूरा और सही तरीका अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर दोस्तों आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दो, और अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि ऐसी ज़रूरी जानकारी सबसे पहले तुम तक पहुँचे। दोस्तों, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत रिसर्च करी है, ठीक है, बहुत मेहनत किया यार। कम से कम 2 दिन लग गए इस वीडियो की रिसर्च करने में, जानकारी जुटाने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मेरी मेहनत के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजो जो ज़मीन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, सभी को शेयर कर दो। बहुत काम की वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।